हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपका मोनोफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होता क्या है। आपको याद होगा कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि आपका लिक्विड डोजेज फॉर्म क्या होता है। टू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर यू विल नीड टू हैव अ रफ आइडिया ऑफ व्हाट वाज taught in the last class. It will just be a continuation of that only. So my dear students, monophasic liquid dosage form अगर सिंपल भाषा में बोले यहाँ पे दो चीज़ें हैं आपका, एक हो गया मोनोफेसिक, दूसरा है आपका लिक्विड डोजेज फॉर्म। जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस आपका लिक्विड स्टेज में होगा वो आपका लिक्विड डोजेज फॉर्म कहलाता है। एंड अगर उसमें सिर्फ एक ही फेस होगा, राइट, ओनली वन फेस, देन इट इज नोन एज मोनोफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। अगर एग्जांपल के तौर पे बात करूँ तो जो आपका कफ सिरप होता है वो उसमें सिर्फ एक ही फेस होता है, एंड दैट इज योर मोनोफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। सो मोनोफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म में बी डिफाइंड एज द लिक्विड फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस which contains only one phase. So इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें होता है, एक होता है आपका सॉल्वेंट, दूसरा होता है आपका सोल्यूट। तो आपको मालूम होगा कि सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मिलकर आपका सॉल्यूशन फॉर्म करता है। तो सोल्यूट वो वाला कंपोनेंट है जो लेस अमाउंट में रहता है, एंड सॉल्वेंट बेसिकली द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आप नींबू पानी बना रहे हो जिसमें आपका नींबू का जो जूस होता है वो कम अमाउंट में रहता है, एंड जो वाटर हो गया वो आपका लार्ज अमाउंट में रहता है। सो इन दैट केस वी कैन से कि आपका जो नींबू पानी है, नींबू का जो रस है वो आपका हो गया सॉल्यूट, क्योंकि वो कम अमाउंट में है, एंड जो वाटर है वो आपका लार्ज अमाउंट में है, सो दैट विल बी योर सॉल्वेंट। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका जो सॉलिड है, सोल्यूट है, वो हमेशा सॉलिड ही होना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक दैट। अभी जैसे आप अगर नमक और पानी को मिक्स कर रहे हो तो नमक आपका कम अमाउंट में रहता है अगर, तो वो आपका हो गया सॉल्यूट, एंड जो आपका सॉल्वेंट है जिसमें आपको डिजोल्व करेंगे और जो लार्ज क्वांटिटी में है वो आपका होगा सॉल्वेंट। सो दैट इज दिस आर द टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। Let us now look into the classification of monophasic liquid dosage form. So my dear students, जो आपका monophasic liquid dosage form है उसको broadly classify किया गया two categories में. One is your internal and the other one is your external. So internal का मतलब है जो हमारे body के अंदर जाएगा। उसमें चार categories है, आपका हो गया mixture, syrup, elixirs and linctus. So mixture is not so important from your syllabus point of view, it's not mentioned there. And syrup, elixir and linctus ये आपका syllabus में अच्छे से दिया हुआ है. So we will be studying them as a separate topic in detail, okay, like what is a syrup, आपका formulation, and then what are the composition required, official preparations क्या क्या होता है, what are the labeling criteria, container criteria, so all these things we will study in detail. अगर एक्सटर्नल की बात करें तो एक्सटर्नल में आपका तीन कैटेगरी है। बेसिकली योर एप्लीकेशन ऑन द स्किन, तो जो आपका मोनोफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है जो आपका स्किन पे अप्लाई किया जाएगा। बेसिकली आपका लिनीमेंट्स एंड लोशन है। एंड अगर बात करें यूज्ड इन द माउथ मोनोफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म, वो आपका आता है गार्गल्स, माउथ वॉश एंड थ्रोट पेंट्स। यूज इन द माउथ, अभी आपका अब बोलोगे कि टूथपेस्ट भी आपका माउथ में यूज होता है कि नहीं, वो यहाँ पे इसलिए नहीं आएगा क्योंकि टूथपेस्ट आपका मोनोफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म नहीं है। टूथपेस्ट अगर आप देखेंगे तो वो आपका सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में आता है। दैट इज अ डिफरेंट कैटेगरी। एंड द लास्ट वन इज योर इंस्टिल्ड इनटू द बॉडी कैविटीज। तो आपका जो मोनोफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म जो आपका बॉडी कैविटीज में दिया जाता है, जैसे आपका एग्जांपल के तौर पे नेजल कैविटी हो गया, एयर कैविटी हो गया, दोस आर कंसीडर्ड एज योर monophasic liquid dosage form instilled into the body cavities. Example के तौर पे very commonly used air drop is there, nasal drop is there, nasal spray is there, and douche is there. Douche might be a new term for you. Douche is basically those medical liquid preparations which are used for rinsing body cavities, and this term is basically related to or is often used in case of your vaginal solution. आपका rinsing of your discharge from various cavities and washing of your foreign materials present, तो उन सब के लिए आपका douche यूज किया जाता है. Let us now move on. Okay. Let us now have a look into the excipients which are generally used in monophasic liquid dosage form. तो आपका जो monophasic liquid dosage form होता है उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ किया जाता है अपार्ट फ्रॉम द ड्रग मतलब आपका थेराप्यूटिक एजेंट या फिर आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल एजेंट है, उसके अलावा हम लोग क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं जनरली, तो उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। पहला जो चीज़ है वो आपका होता है व्हीकल। तो व्हीकल अब जब नाम सुनते हो जनरली वो क्या आता है, अब व्हीकल मतलब गाड़ी, राइट, विच हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे आपका जो व्हीकल है दैट हेल्प्स एज अ कैरियर और विच हेल्प्स इन ईजी एडमिनिस्ट्रेशन। हम लोग जो फॉर्मुलेशन बनाएंगे उसको अच्छे से, अभी जैसे लिक्विड डोजेज फॉर्म का बात करें, सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सिरप। तो सिंपल सिरप में क्या होता है, हम लोग सुक्रोज को ऐड करते हैं इन वाटर, राइट। उस सुक्रोज को लाइक एडमिनिस्टर करने में हेल्प करता है क्योंकि हम लोग सुक्रोज को उस लिक्विड में डिजोल्व करेंगे एंड दैट इट बिकम्स ईजियर टू एडमिनिस्टर। बेसिकली द कैरियर ऑफ द ड्रग और अदर इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे अदर इंग्रेडिएंट्स का मतलब ये होता है कि एक फॉर्मुलेशन में सिर्फ ड्रग एंड सॉल्वेंट तो नहीं रहता है, उसके साथ आपका प्रिजर्वेटिव्स रहता है, एंटीऑक्सीडेंट्स, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। ऑल द अदर इंग्रेडिएंट्स व्हिच वी आर एडिंग इन अ
solvent, that solvent is your carrier here. Okay, so to define, solvents are vehicles used as base in which the drug and other excipients are dissolved. So example के तौर पे अगर बात करें, the most popularly used or most commonly used solvent is your water, then your buffer is there, acetic acid, aromatic waters, mineral oils. There are many more examples of vehicles. Next one, I mean under the vehicles, the other one is your co-solvent. तो co-solvent मतलब वो चीज़ होता है जो which helps to enhance the solubility in pharmaceutical preparations. So water soluble organic solvents that are used to increase the solubility of poorly water soluble substances. अगर एग्जांपल से समझे, co-solvent का मतलब वो कंपोनेंट होता है, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो आपका अगर कोई सब्सटेंस है जो पोरली वाटर सोलुबल होता है तो उसको डिजोल्व करने में हेल्प करता है. एग्जांपल के तौर पे अगर आपने प्रैक्टिकल में किया होगा, जो आपका पेपरमिंट वाटर का प्रिपरेशन है उसमें क्या होता है, आपका ऑयल को वाटर में डिजोल्व करना होता है. सो वी नो दैट ऑयल एंड वाटर आर पोरली सोलुबल, राइट. सो उस केस में हम लोग उसमें इथानॉल ऐड करते हैं. इथानॉल क्या करता है, आपका उन दोनों को मिक्स करने में हेल्प करता है. सो बेसिकली दैट इज परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ को सॉल्वेंट. ओके, सो वहाँ पे आपका इथानॉल जो है वो को सॉल्वेंट हो गया. सो एग्जाम्पल के तौर पे और को सॉल्वेंट की बात करें तो आपका सॉर्बिटोल हो गया, देन ग्लिसरॉल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल. सो दिस आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स. Try to remember as much possible, or at least 2, so that can be helpful for you. एडजंक्ट्स का मतलब है आपका अपार्ट फ्रॉम ड्रग एंड व्हीकल आपका और क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड किया जाता है. सो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स आर योर एंटीऑक्सीडेंट. तो एंटीऑक्सीडेंट का जो फंक्शन होता है वो आपका जो कंपोनेंट्स रहता है आपका एक फॉर्मुलेशन में, उसको ऑक्सीडाइज होने से बचाता है. सो एग्जांपल के तौर पे आपका एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, थायोयूरिया हो गया. देन योर एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स, examples are your organic phosphate, alcohol and paraffin. एंटी फॉर्मिंग, एज द नेम सजेस्ट, फॉर्मिंग को प्रिवेंट करता है. ठीक है, सो आपका जो प्रिपरेशन होता है अगर विस्कस हो गया, उसमें अगर बबल्स फॉर्म होता है तो बबल्स का मतलब है आपका वहाँ पे एयर एंड ट्रैप हो गया. तो एयर का मतलब है उसमें आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेगा जो आपका प्रिपरेशन को खराब कर सकता है. सो टू अवॉइड दैट, बेसिकली एंटी फॉर्मिंग एजेंट द मेन पर्पज इज टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल फॉर्म. स्टेबल फॉर्म का मतलब है जो फॉर्म आपका लंबे ड्यूरेशन तक रहेगा, तो उसको नहीं होने देना. कुछ फॉर्म होता है आपका जो थोड़ा टाइम के लिए फॉर्म होता है, उसके बाद धीरे धीरे वो मिट जाता है एंड आपका जो प्रिपरेशन है वो नॉर्मल बन जाता है. सो आपका कोई भी स्टेबल फॉर्म को प्रिवेंट करता है फॉर्म होने से, दैट इज योर एंटी फॉर्मिंग एजेंट. एग्जांपल है आपका अल्कोहल, पैराफिन. सो रिमेंबर दिस टू एग्जांपल्स एज वेल. नेक्स्ट वन इज योर ह्यूमेक्टेंस. ह्यूमेक्टेंस मतलब आपका basically this is important when we are talking about your formulations which are to be applied on the skin. okay, so वहाँ पे क्या होता है, आपका जो बॉडी में मॉइस्चर रहता है तो या फिर आपका जो मॉइस्चर होता है उसको लॉस होने नहीं देता है. एंड ह्यूमेक्टेन प्रोवाइड्स यू कैन से लाइक मॉइस्चराइजर ओनली, उसके हिसाब से काम करता है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द सरफेस. अलॉन्ग विद दैट आपका जो ह्यूमेक्टेंट है वो जो आपका प्रिपरेशन है उसमें अगर कोई एक्वस सॉल्वेंट है तो उसको भी लॉस होने से, इवापोरेट होने से रोकता है. So that is the purpose of your humectants. Example is your propylene glycol, glycerol. Then your another important sector is your preservatives. So आपका कोई भी प्रिपरेशन हो, ऐसा तो नहीं है कि आप एक फॉर्मुलेशन बनाए हो अभी एंड यू विल कंज्यूम इट, राइट. सो इंडस्ट्री में बनाए लोग तो खाते नहीं हम लोग. सो उसके लिए आपका लाइक there is always a shelf life and we should make sure that in that shelf life it remains stable, it remains perfect as it is was or as it was prepared. मतलब हम लोग जैसे बनाते हैं वैसा रहना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि रख दिया और ख़राब हो गया. so that can be problematic. so in such cases we use preservatives to preserve the formulation. so अभी प्रिजर्व करने के चक्कर में ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम लोग उस फॉर्मुलेशन को काफ़ी लंबे टाइम के लिए रख दें. ठीक है, so that the application of preservatives in a formulation should be according to the guidelines and to the and should not cross the limit that is provided by FDA, Food and Drug Administration. so preservatives की बात करें तो आपका एसिडिक कैटेगरी में आता है आपका फिनोल, बेंजोइक एसिड, देन योर सॉर्बिक एसिड. न्यूट्रल प्रिजर्वेटिव्स की बात करें तो क्लोरब्यूटानॉल, देन बेंजाइल अल्कोहल, देन क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स में आता है आपका पॉपुलरली बेंजोलकोनियम क्लोराइड्स. सो दिस आर सम ऑफ द प्रिजर्वेटिव्स. द लास्ट वन इज योर ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स. ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स मतलब वो कंपोनेंट्स जो आपका मतलब आपका सेंस से आप फील कर सकते हो, जैसे आपका टेस्ट हो गया या फिर आपका स्मेल हो गया, टच हो गया. ठीक है, सो ऑल दोज थिंग्स एंड फ्लेवर्स हो गया. सो ऑल दोज थिंग्स टुगेदर कम्स अंडर योर ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज और ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स. सो ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स का बात करें अगर तो उसमें आता है आपका स्वीटनिंग एजेंट. तो आपका कोई भी फॉर्मुलेशन जैसे आपका सिरप, जो उसमें बहुत हाई क्वांटिटी में आपका सुक्रोज दिया जाता है, वाटर सिरप जो होता है वो दिया जाता है जस्ट बिकॉज वो ड्रग जो होता है वो आपका टेस्ट बहुत गंदा होता है एंड उस टेस्ट को कवर करने के लिए आपका एक स्वीटनिंग एजेंट ऐड किया जाता है. तो एग्जांपल कॉमनली यूज स्वीटनिंग एजेंट इज योर सुक्रोज, फ्रुक्टोज. एंड अगर शुगर फ्री की बात करें देन सॉर्बिटोल, मैनिटोल एंड सैकरिन आ जाता है.
देन योर कम्स योर फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवरिंग एजेंट मतलब आपका वो सब्सटेंस होता है जो जैसे आप एग्जांपल के तौर पे लीजिए, एक कच्चा मैंगो बाइट का आपका चॉकलेट आता है ना, तो आप खा रहे हो चॉकलेट, आम नहीं खाते हो, है कि नहीं, लेकिन आपको वो फील आएगा, आपका दिमाग में एक इमेजिनेशन बनेगा कि आप एक्चुअली में यू आर हैविंग सम रॉ मैंगो। सो वो वाला चीज़ है आपका फ्लेवर, जो आपको उस एग्जैक्ट मतलब आप वो चीज़ नहीं खाते हो लेकिन उसका फीलिंग दे देता है, ठीक है। सो फ्लेवरिंग एजेंट्स आर बेसिकली एडेड टू यू नो मेक द प्रोडक्ट मच पैलेटेबल फॉर द पेशेंट। एग्जाम्पल के तौर पे आपका पाइनएप्पल फ्लेवर हो गया, जिंजर पेपरमिंट फ्लेवर। सो दिस आर सम ऑफ द फ्लेवरिंग एजेंट्स एडेड इन योर ऑर्गेनोलेप्टिक प्रिपरेशन। देन योर कलरिंग एजेंट्स। सो कलरिंग एजेंट्स भी आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 उसके हिसाब से जो परमिसिबल कलर्स है बाय द FDA, वही चीज़ें, वही कलर्स यूज़ करना है। रैंडमली कोई भी कलर हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। सो सम ऑफ द कलर्स विच आर permitted to be used are your tartrazine, then your amaranth, erythrocin, eosin, brilliant blue. So remember these examples, even from your exit exam point of view, this becomes important, because questions like your which of the following is not a coloring agent, those questions may come. So by having this at least few names, and even in your sessionals or final exams आपको पूछ सकता है कि 2 example of each category दे दीजिए. So that can be helpful in that case. So moving on next to the advantages and disadvantages of your monophasic liquid dosage form. So हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था आपका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस फॉर लिक्विड डोजेज फॉर्म, दैट विल बी कम्प्लीटली सिमिलर टू योर मोनोफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। कुछ एग्जांपल की बात करें तो आपका पेशेंट के लिए कन्वीनियंट रहता है लिक्विड डोजेज फॉर्म खाना, एंड बच्चों एंड ओल्ड एज पेशेंट के लिए, उनके लिए भी कन्वीनियंट होता है, क्योंकि आपका जो लिक्विड होता है वो स्वालो करने में ईजी होता है, एंड एब्जॉर्प्शन फास्टर होता है आपका सॉलिड डोजेज फॉर्म से। सो दैट इज अनदर एडवांटेजेस। प्लीजिंग इन अपीयरेंस, ऑब्नॉक्शियस स्मेल एंड टेस्ट जो होता है, खराब टेस्ट होने से वो सब मास्क करना आसान होता है। सो दिस आर द एडवांटेजेस। एंड डिसएडवांटेजेस की बात करें तो जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था वही सेम चीज़ रिपीटेशन है। माइक्रोब्स का या कंटेमिनेशन चांसेस ज़्यादा रहता है, कंटेनर जो होता है वो अच्छे से मेंटेन करना पड़ता है, टूटने का चांसेस रहता है, साथ ही साथ आपका लेस स्टेबल होता है, शेल्फ लाइफ कम रहता है, एंड हार्डर टू मेजर एक्यूरेटली। तो आपका जो फॉर्मुलेशन होता है, कफ सिरप का ही बात करिए, आप अच्छे से मेजर नहीं कर सकते एग्जैक्ट अमाउंट, राइट, स्लाइट वेरिएशन विल बी देयर। अभी क्या टैबलेट होता है तो एक टैबलेट आप खा लेते, दैट इज एक्जैक्टली मेजर्ड फॉर 1 डोज, लेकिन आपका जो सिरप होता है वो सिंगल डोज में नहीं आता है। So basically these are the various advantages and disadvantages of monophasic liquid dosage form. In short, आपका monophasic liquid dosage form वो dosage form होता है जिसमें आपका सिर्फ सिंगल फेज रहता है। बाई फेज से कभी बाद में डिस्कस करेंगे, जैसे आपका सस्पेंशन हो गया, इमल्शन हो गया, जिसमें 2 फेज रहता है। So to wind up this monophasic liquid dosage form, in the next video we will be discussing about your individual monophasic liquid dosage form, जैसे माउथवॉश हो गया, gargles हो गया, liniments. So all these things we will discuss in detail. So if you have any queries on this discussion, then you can drop down your queries in the comment section, and if you feel this will be helpful for you and your friends, please share with them. Thank you.